प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हैं कक्षा 10 में भूगोल के अंतर्गत अध्याय 8 जल संसाधन। जल संसाधन के भाग 1 के अंतर्गत आप एक वीडियो देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी जल संसाधन की परिभाषा, विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों प्रारंभ की गई उसके बारे में आप लोगों ने जाना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने भाखड़ा नांगल परियोजना को जाना, दामोदर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। इसके अलावा राजस्थान के अंतर्गत भी प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हमने चर्चा की, बखूबी रूप से हमने जाना, जिसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो विश्व की सबसे लंबी मानवकृत परियोजना है, जिसका उल्लेख मिलता है। इसके अंतर्गत बीसल परियोजना का हमने अध्ययन किया। इसके अलावा माही बजाज सागर परियोजना, जो आदिवासी क्षेत्र के लिए प्रमुख परियोजना है। इसके अलावा कुछ छोटी परियोजनाओं की चर्चा की, जाखम, सोम अंबा कमला, मेजा, सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, जवाई बांध परियोजना, पांचना बांध प्रमुख आप लोगों को याद रहेगा, जो मिट्टी से बना हुआ और 5 नदियों के संगम पर यह बांध बना हुआ है। कहाँ पर है? जिला आप लोगों को पता है, करौली जिले में है पांचना बांध। और आज की चर्चा का विषय हम शुरू कर रहे हैं जल संरक्षण। आप देख रहे हैं 111 नंबर पेज के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे, और हम बात कर चुके हैं थोड़ी बहुत, कि जल की अपनी महती आवश्यकता है। पृथ्वी पर जीवन की संभाव्यता के लिए जल की अपनी ही एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। अतः इस संसाधन को इस रूप से या बुद्धिमत्ता रूप से इसका प्रयोग किया जाए कि आने वाली जनसंख्या, आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ ले सके। अतः आवश्यकता किसकी हुई? संरक्षण की। हमें बचाना चाहिए उसे। तो किस तरीके से? आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, प्राकृतिक जल को न्यायोचित उपयोग से सुनिश्चित करना, प्राप्त जल संसाधनों का समुचित प्रबंध करना जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित जल प्रबंधन कर संरक्षण करना ही जल संरक्षण का एक हिस्सा है। यानी कि मोटे मोटे रूप से आप जान सकते हैं, जल आता कहाँ से है? वर्षा से आता है। वर्षा का जो जल आया वो बह जाता है। हमें क्या करना है? उस जल को रोकना है। किसके माध्यम से रोकना है? बांध बना के रोकना है, और भी कई प्रयास करके हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य ही उनका क्या है? जल संरक्षण है। आप लोगों ने जाना कि भारतीय जो वर्षा काल है, भारतीय जो वर्षा प्राप्त होती है, वो मानसून काल से प्राप्त होती है। और इसके संदर्भ में आप जान चुके हैं कि मानसून की भारत के संदर्भ में अनिश्चितता और अनियमितता बनी रहती है। अतः प्यारे बच्चों, यहाँ एक बहुत ज़रूरत है कि मानसून काल में जो जल प्राप्त होता है उसे हम सहेजें। सहेजने का माध्यम क्या रहेगा? जल को बांधों में बांध लिया जाए, तालाबों में, झीलों में, छोटे जल स्रोतों में उन्हें इकट्ठा किया जाए, और ऐसा करने से यह जल वर्ष भर प्रयोग में लिया जा सकेगा। और आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि भारतीय परंपरा और हमारी संस्कृति में इसका उल्लेख मिलता है कि जल को अमृत के समान माना गया है। अतः
मानव होने के नाते हमारी संवेदनशीलता इसके प्रति बनती है। और हमारी ही नहीं, आज तक जितनी राजा रजवाड़े, शासक, सेठ साहूकार और जो भी आम नागरिक जो गांवों में बसे, नगरों में बसे, उनके माध्यम से उन्होंने नगरों में कुओं का निर्माण करवाया, बावड़ियों का निर्माण करवाया, तालाब, झीलों का निर्माण करवाया। तो अतः ये इंगित करता है, ये बताता है कि हम अतीत काल से ही जल के प्रति बहुत संवेदनशील रहे हैं। इसीलिए तो शासकों ने, सेठ साहूकारों ने विभिन्न जल संरक्षण हेतु कुएं बनवाए, बावड़ियां बनवाई, झीलों का निर्माण करवाया, जिनका उल्लेख इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगर हम नज़र दौड़ाएं तो प्राचीन भारत में जल संरक्षण के प्रति अपनी ही सद्भावना है। इसी कारण भारत में, आपको मैंने पहले भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे पनपी, विकसित हुई और वहीं इसका पतन हुआ। और पतन होने के उपरांत आज प्रागैतिहासिक काल में जब इसकी खुदाई के कुछ साक्ष्य हमें मिलते हैं, खुदाई में कुंड मिले, कूप मिले, नहरों के साक्ष्य मिले, तो कहने का मतलब या कहने का तात्पर्य ये है कि अतीत की प्रमुख सभ्यताएं जो नदी किनारे बसी, वहाँ भी जल के संरक्षण हेतु कई उपाय किए गए थे, जैसे कुंड बनाना, कूप बनाना, नहरों के साक्ष्य। इसके अतिरिक्त आप इसे अंडरलाइन कर ले, नोट कर ले, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कौटिल्य ने क्या पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र लिखी। किसके काल में था ये सलाहकार था, मार्गदर्शक था चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य वंश में उल्लेख मिलता है कौटिल्य का, चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक झील का निर्माण करवाया गया जो प्रसिद्ध है सुदर्शन झील के नाम से। इसी भांति प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत में चालुक्य शासकों द्वारा एनीकट और बांधों का निर्माण कराया गया। एनीकट बांधों का एक छोटा ही स्वरूप होता है। बांध एक बड़ी आकृति है मानव निर्मित, एनीकट उसका छोटा रूप है। दोनों का उद्देश्य ही जल संरक्षण होता है। राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता की परंपरा परसों से रही है, क्योंकि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान विशेष रूप से अगर हम देखें तो कि यहाँ वर्षा की कमी, सूखे की आशंका हमेशा ही बनी रहती है। इसी कारण स्थानीय राजाओं, साहूकारों द्वारा बावड़ी, झालड़ा, नाड़ी, कुएं, कूप, जोहड़, इन सभी का निर्माण करवाया गया। क्योंकि ये सारी ही चीज़ें जो आप देख रहे हैं, बावड़ी, झालड़ा, नाड़ी, कुएं, कुई, जोहड़, ये सब क्या है? ये स्थानीय जनता को पेयजल की आपूर्ति कराने के स्रोत थे। इन्हीं के माध्यम से ही जनता तक पानी पहुंचता था, जल पहुंचता था। तो साथ ही साथ छोटे बड़े बांध हैं, खड़ीन है, एनीकट है, और इन्हीं के माध्यम से सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता था। क्योंकि मानसून से जो जल प्राप्त हो रहा है, मानसून वर्षा से, उसको कहीं तो सहेजा जाए, तो इसके लिए एनीकट बनाए जाते, बांध बनाए जाते, खड़ीन बनाए जाते, और पानी को सहेज कर उन्हें वर्ष पर्यंत काम में लिया जाता। प्यारे बच्चों, अब ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये है कि राजस्थान में परंपरागत रूप से
जल संरक्षण करने का माध्यम क्या क्या रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अब परंपरागत मतलब बरसों से हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से जल को सहेजा है, क्योंकि राजस्थान का के संदर्भ में अगर हम वर्षा को देखें तो खासकर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है, और पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो औसतन 56.3 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा प्राप्त नहीं होती है। तो खासकर राजस्थान की ही यहाँ एक ज़रूरत है, और इस चीज़ को राजाओं ने समझा, सेठ साहूकारों ने समझा, और किस तरीके से जल को संरक्षित किया जाए, और उन्हीं की ये प्रयास थे कि आज इस परंपराओं को हम निभा रहे हैं जल संरक्षण की, और इनके जो स्रोत हैं, इनके जो स्वरूप हैं वह आज भी विद्यमान हैं, और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका नवीनीकरण किया जा रहा है। चलिए अब नज़र डालते हैं बारी बारी से एक एक करके। सबसे पहले बावड़ी। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी सवाल आए राजस्थान के परंपरागत जल स्रोतों का, यानी कि परंपरागत जो बरसों से काम में लेते आ रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क में जो नाम आएगा सबसे पहले बावड़ी। आपने पहले भी सुना होगा। सबसे पहले ये कैसी दिखती है? यह चतुष्कोणीय गोल वर्तुलाकार में निर्मित जल स्रोत, जिसके प्रवेश मार्ग से मध्यम मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे एक आंगननुमा भाग होता है। इन भागों तक पहुंचने के लिए बच्चों सीढ़ियां बनी रहती हैं। इन सीढ़ियों तक कलात्मक मेहराब, स्तंभ व झरोके होते हैं। इतिहास में आपने पढ़े हैं, मेहराब गोल घुमावदार झरोके होते हैं। इन झरोकों में स्थानीय जल देवता की मूर्तियां बनी होती हैं। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व उपयोग व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों स्तरों पर होता आया है। बावड़ियां राज्य के प्राय सभी जिलों में मिलती हैं। खासकर एक जिले का यहाँ जिक्र हो रहा है, आप उसे याद रखेंगे, बूंदी शहर। बूंदी शहर तो प्यारे बच्चों बावड़ियों की अधिकता के लिए सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है। तो बूंदी शहर किसके नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। अंग्रेजी में बावड़ियों को स्टेप वेल्स कहा जाता है। स्टेप वेल्स, सीढ़ियाँ बनी रहती हैं। इसके अलावा जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भांडरारेज बावड़ी, चित्तौड़ की विनाता की बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी। इसको अंडरलाइन कर ले, आभानेरी की चांद बावड़ी काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार इस पे सवाल पूछा गया है। चित्र 8.5 में आप इसको वर्णन देख रहे हैं। ऐतिहासिक स्रोत एक शिलालेख लगा हुआ है जिसके ऊपर इसका उल्लेख किया गया है, और आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं किस तरीके से बावड़ियाँ। कभी आप आमेर गए हैं, आमेर के महल को आपने देखा है, या बूंदी जाने का मौका मिला है, तो इन बावड़ियों को अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए, ये बहुत सहूलियत से बनाई गई हैं। साथ के साथ आप ये देखिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। विभिन्न जल स्तर जिस तरीके से है, व्यक्ति उस इनके माध्यम से, इन सीढ़ियों के माध्यम तक नीचे तक पहुंच सकता है। वर्षा काल में ये जल स्तर उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, और वर्ष पर्यंत इसका प्रयोग किया जाता है। झरोके बने हुए हैं, खुली हवा का आदान प्रदान हो सके, और जिस तरीके से अगर हवा का आदान प्रदान आर पार चल पाएगा तो जो जल उसमें विद्यमान होगा वो बदबूदार नहीं रहेगा, वो स्वच्छ रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को, इन वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए ही प्यारे बच्चों इन बावड़ियों का निर्माण किया गया, जो आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से आज भी इनका उपयोग है, और हम कई स्थानों पर इनका जनता के द्वारा इनका काम में लिया जाता है, और सरकार के द्वारा भी इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं।
पेज नंबर 112 के ऊपर चलते हैं। आप ये देख रहे हैं, यह आबानेरी बावड़ी है चित्र पॉइंट 8.5 में। दूसरे बिंदु में हम पढ़ रहे हैं तालाब के बारे में, परंपरागत जल स्रोतों में। तालाब में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। तालाब आप सभी जानते हैं, गांव में आपने देखे हैं, पशुधन मानव जल के पेय के स्रोत होते हैं। ये अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया जाता है। ढालू भाग के समीप इसलिए किया जाता है कि पानी वहां से ढाल से बहकर नीचे वाले बेसिन में आ जाए, जमाव हो जाए। तालाबों के निर्माण में धार्मिक व सामाजिक भावना जुड़ी रहती है। इस कारण इसका संरक्षण, सुरक्षा आसानी से की जा सकती है। राजस्थान में मुख्य तालाबों को तात्कालीन समय में जल स्रोत रहे हैं। उदाहरण के लिए पाली में हेमाबास तालाब, भीलवाड़ा में सरेरी, मेजा तालाब, चित्तौड़गढ़ में बानकिया तथा सेनापानी तालाब, जैसलमेर जिले में गड़ीसर व गजरूप सागर तालाब प्रसिद्ध रहे हैं। आपको बारीकी से इन तालाबों का नाम याद रखना है, गड़ीसर, गजरूप सागर। ये प्रश्न अंतिम भाग में पूछा भी गया है। गड़ीसर व गजरूप सागर तालाब कहाँ के हैं? जैसलमेर के हैं, याद रखना है आपको। पाली का हेमाबास तालाब प्रसिद्ध है। तीसरे नंबर पे हम जिक्र कर रहे हैं झीलों का। झीलें, आप पर्यटन की दृष्टि से अगर राजस्थान को कभी घूमने का आपको मौका मिला तो झीलों का आपने जरूर देखा होगा। उन्हीं झीलों में से चित्र 8.7 में पुष्कर झील का नज़ारा आपको दिख रहा है, जो राजस्थान की प्रमुख झीलों में इसका उल्लेख मिलता है। झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत रहे हैं। इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों और बंजारों के द्वारा किया गया है। विशेष रूप से प्यारे बच्चों, जब कभी भी ये बात का उल्लेख हो कि ये बनवाए किसने थे, शासकों ने, साहूकारों ने, बंजारों ने। ये राजस्थान की परंपरा रही है। शासकों का, साहूकारों का और बंजारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इन जल संरक्षण की धरोहरों को बचाए रखने में, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। पेयजल के स्थान पर साथ साथ सिंचाई के साधनों के रूप में भी प्रचलित रहे हैं। इन झीलों से नहरें निकाली गई, समीप के भागों में सिंचाई का कार्य किया गया। झीलें स्थानीय आर्थिक व सामाजिक विकास में सहायक रही हैं। अकाल सूखे में भी जीवनदायिनियों का रूप में इन्होंने कार्य किया है। इन झीलों में हम बात कर रहे हैं, आप अंडरलाइन कर रहे हैं, इन्हें याद करना है आपको। इसको जैसलमेर, अजमेर की आना सागर, अजमेर में ही पुष्कर झील भी प्रसिद्ध है। कहते हैं ईश्वर के नाखूनों से इनको खोद कर इनको बनाया गया था। एक किंवदंती है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। उदयपुर की पिछोला, फतेह सागर, चित्तौड़ की ताल छापर, जालोर की बाकली बांध, टोंक का टोडी सागर, पाली का सरदार समंद, बूंदी की नवलखा झील और राजसमंद की नौचौकी झील। राजसमंद की नौचौकी झील को आप अंडरलाइन करें। पुष्कर अजमेर की है। आना सागर आप अजमेर का याद रखेंगे। उदयपुर की पिछोला, फतेह सागर प्रसिद्ध है। चूरू की ताल छापर बड़ी प्रसिद्ध है। आप इन सबको बाकायदा याद करना है आपको। टोंक की टैसे टोडी सागर, पाली की सरदार समंद और बूंदी की नवलखा। अभी पहले अपन ने पढ़ा था कि बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है। जितनी बावड़ियाँ बूंदी में देखने को मिलती हैं उतनी बावड़ियाँ कहीं नहीं हैं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल बनता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर, पेज नंबर 112 पर, 113 पर। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, ये भी जल संरक्षण, परंपरागत जल संरक्षण के तरीके हैं। चौथे रूप में हम पढ़ रहे हैं, नाड़ी का जिक्र करेंगे। सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है नाड़ी। ये खासकर काम पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में पाया जाता है। नाड़ी में रेतीली मैदान के निचले भागों के क्षेत्र में वर्षा का जल एकत्र किया जाता है। खासकर कहाँ? निचले भागों में ढलाव रहेगा, ढाल रहेगा तो नीचे पानी बह के आएगा।
नाड़ी सामान्य से 4 से 5 मीटर गहरी होती है। इसमें छोटे आकार व कम गहराई व वर्षा जल के साथ साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्पकाल के लिए इकट्ठा हो पाता है। क्योंकि आपने यहाँ देखा कि पश्चिमी राजस्थान है, बालू रेत भी है, तो साथ के साथ क्या है, इसके साथ मिट्टी भी बह के आ जाती है, तो पानी ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता। गहराई क्या होती है, 4 से 5 मीटर की होती है। इन नाड़ियों में मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाता है तथा नाड़ियों को गहरा किया जाता है। यह प्राय कहाँ पाई जाती हैं, पश्चिमी राजस्थान। तो एक अच्छा सवाल बन सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल स्रोतों में एक नाम लिखिए, तो आपका नाम रहे, क्या नाम लिखेंगे, नाड़ी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। चित्र आप देख रहे हैं 8.9 नाड़ी। महिलाएं जल को प्राप्त करने के लिए नाड़ी की तरफ जा रही हैं। ये इनका माध्यम है, परंपरागत जल स्रोत है। आज भी पश्चिमी राजस्थान में इस तरीके से देखने को मिलता है। 5वें नंबर में जिक्र कर रहे हैं टांके का। टांका, यह भी पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण व जल संरक्षण का स्रोत है, जो प्रत्येक घर पर आपको देखने को मिलेगा। खेत पर 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा होता है, खोदकर बनाया जाता है। इसके ऊपरी भाग को पत्थर या स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से क्या किया जाता है, ढक लिया जाता है, गंदगी वगैरह ना आए। इससे घरों की छत और आघोर में आने वाले जल को संग्रहित किया जाता है। भाई छत पे जो पानी आ गया, इधर उधर बाड़े में जो पानी आ गया, वो आकर इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। ये आप चैनल देख रहे हो, ये 8.10 पे चित्र पे आप देखिए किस तरीके से घुमावदार, क्योंकि मिट्टी आएगी वो घुमाव पर रुक जाएगी और पानी बहकर निकल जाएगा, और बाद में ये मोखियों से पानी अंदर चला जाता है और फिर ये बीच में स्थित होता है और जल रिस रिस कर नीचे चला जाता है। इस आंतरिक भाग में राख तथा बजरी का लेप किया जाता है, जो जल रिसाव व तली को कटाव से रोकता है। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य योजनाओं के तहत इन टांकों का निर्माण भी किया जा रहा है। अभी आगे हम पढ़ेंगे जल स्वावलंबन योजना का जिक्र आएगा, तो उसमें इनका निर्माण किया जाता है, इनका टांकों का। अब है जोहड़। जोहड़ आप लोगों ने सुने होंगे, जोड़ा भी कहते हैं, देसी भाषा में उसको जोड़ा कहते हैं। जोहड़ खासकर शेखावटी क्षेत्र, हरियाणा के क्षेत्र में जल संरक्षण का एक प्रमुख साधन है ये संग्रहण का। यह सामान्य रूप से टांके के समान ही होता है। चौकोर जोहड़ देख रहे हो आप 8.13 चित्र में, 8.12 और 13 में गोलाकार का जोहड़ देख रहे हो। कच्चा और पक्का दोनों तरीके का होता है ये। ऊपरी भाग टांके बड़ा और गोलाकार खुला होता है। टांके में जहां बंद होता है तो ये कैसा होगा, जोहड़ खुला होता है। जल को इसके आगोर में माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ये जोहड़ पशुओं और मानव दोनों के लिए उत्तम जल का स्रोत होता है। इसके बाद जिक्र कर रहे हैं हम बेरी या छोटी कुई का। ये सभी पश्चिमी राजस्थान के ही हैं, तो आपको 2-4 नाम याद रखने हैं इनको। बेरी का जिक्र आ सकता है। या खड़ीन में आगोर में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती है। इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है। इसकी दीवार को पत्थरों से बांधा जाता है। इसमें भूमिगत जल रिस कर आ जाता है। देखो सभी में गहराई कितनी हो रही है, 5 से 6 मीटर गहरा है। व्यास देख लो 2 से 3 फीट व्यास बताया है। पानी जाता कैसे है भाई, रिस कर चला जाता है अंदर। और काम कब आता है भाई, ग्रीष्मकाल में आता है, जब सूखा होता है, जब काम में ले जाता है। स्थानीय भाषा में इसको बेरी कहा जाता है। राजस्थान में बेरियों में क्या है, बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है। अंडरलाइन करो कहाँ की बेरियाँ प्रसिद्ध है, बाड़मेर और जैसलमेर की बेरियाँ प्रसिद्ध हैं। अब जिक्र कर रहे हैं खड़ीन का। सवाल अभी पूछा गया था जैसलमेर में खड़ीन का। खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले के मध्यकाल में खासकर पालीवाल ब्राह्मणों का जिक्र आता है। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। किन्होंने बनवाई थी खड़ीन, पालीवाल ब्राह्मणों का है, और बहुत वैज्ञानिक तकनीक से इन्होंने काम में लिया। पूरे गांव को इन्होंने हरा भरा बना दिया था। और ये एक ऐसी प्रबंधन की ऐसी तकनीक जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, खड़ीन। इसमें पहाड़ी भागों में जल काल में बहते हुए जल को ढालू भागों से कच्ची तथा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है। इससे लगते हुए दूसरे खड़ीन को जल से मिला सके। इस खड़ीन भूमि में
वर्षा जल को भूमिगत जल में वृद्धि क्या होती है, भूमिगत जल बढ़ जाता है, इसमें रिस के नीचे जाता है, मिट्टी का संरक्षण होता है, मिट्टी में नमी बरकरार रहती है। और ये खासकर जो फसलें रबी और खरीफ की दोनों फसलों के लिए देखो इतना जल आ जाता है बच्चों कि रबी और खरीफ दोनों फसलें पैदा हो जाती हैं। साथ के साथ इसके किनारे पर तथा आगघोर पर बनी बेरियों से ग्रीष्मकाल में पेयजल भी मिलता रहता है। तो ये विशेष रूप से पालीवाल ब्राह्मणों का बहुत अच्छा प्रयास था जिसपे जिक्र आता है। आप याद रखेंगे, खड़ीन, जैसलमेर, पालीवाल ब्राह्मणों का योगदान। वस्तुतः राजस्थान में जल संरक्षण व जल प्रबंधन एक परंपरा रही है। अकाल व सूखे की समस्या आपने पढ़ी है। स्थानीय जनता व शासकों ने इस बात को समझा और बूंद बूंद को सहेजा और अधिकतम यूज़ करने का जो काम में लेने की परंपरा उनकी विभिन्न बनी हुई थी। धार्मिक आस्थाएं भी हमारी बनी हुई है कि हम जल को संरक्षित करें और जीव जंतुओं को बचाना, उनको पानी पिलाना, ये हमारा एक मानव कृत्य माना जाता है और शुरू से हम इस कार्य को करते आ रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चर्चा करेंगे यहाँ, जिस पे सवाल पूछा जाता है अक्सर। 4 नंबर 3 नंबर का सवाल बनता है, जल स्वावलंबन। जल स्वावलंबन। हम जल में क्या हो जाए, स्वावलंबी हो जाए। तो स्वावलंबी होने के लिए हमें उपलब्ध जल का बुद्धिमत्ता रूप से प्रयोग करना पड़ेगा। जल के संकट को ध्यान में रखते हुए हम सबको मिलकर उसके संरक्षण को और किस तरीके से उसको बचाया जाए उस पर कार्य किया जाएगा। तो अतः वर्तमान में गिरते हुए भूमिगत जल स्तर, स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा, बड़े बांधों में बढ़ती मिट्टी की गांध, वर्षा की कमी के कारण जल संरक्षण की विकट परिस्थिति, साथ के साथ बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांग, ये कुछ गंभीर बात थी। इसको ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम प्रारंभ किया। इन कार्यक्रम को आरंभ करके मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जल को समुचित प्रबंध करना था। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका एक तो इसका उद्देश्य क्या था, जल का समुचित प्रबंध करना, लोगों को जल मुहैया करवाना था। तो भारत सरकार ने तो क्या शुरू किया गया, जल क्रांति अभियान। राजस्थान सरकार ने क्या किया, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लो। अगला है, सामान्यतः जल का प्रबंधन और संरक्षण परंपरागत रूप से प्रत्येक ढाणी, गांव, कस्बे, नाड़ी, तालाब, कुएं, बावड़ी, जोहड़ व बेरी आदि विभिन्न रूपों से अपनाया जाता है। ये जल स्रोत तात्कालीन समय के अनुसार स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन संरक्षण का अनुपम उदाहरण पेश करते हैं, जो लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर जल प्रदान करते रहते हैं। जल प्रबंधन की परंपरागत सुव्यवस्थित तकनीकों से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अकाल के समय भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता रहता है, परंतु इन स्रोतों को वर्तमान में उपयोगिता कम होने और पर्याप्त संरक्षण के अभाव में जर्जर स्थिति में हो गए हैं। तो देखो, अब तक देखो बच्चों, हमने जो स्रोत पढ़े जिनके माध्यम से जल को बचाया जा रहा था, जोहड़ थे, बावड़ी थी, एनीकट थे, खड़ीन थी, टांके थे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, नज़रअंदाज हो गए थे, जर्जर स्थिति में हो गए थे। तो हमने एक प्लानिंग बनाई, एक माध्यम से एक योजना बनाकर सुव्यवस्थित ढंग से इनको बचाया जा सके, तभी तो हम पानी के संकट को दूर कर सकेंगे। क्योंकि पूर्वजों ने जो कार्य किया तो वर्तमान में हम उसको भूल नहीं सकते। भाई, जल संकट तो हमारे सामने भी एक विकराल संकट है। तो जिस तरीके से अगर हमारे पूर्वजों ने उनको सहेजा, क्यों ना आज हम उन्हें वापस से सहेजें। तो इसलिए ये जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई। भारत सरकार ने जल क्रांति के रूप में अभियान चलाया और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम के रूप में इसको सराहा। दोनों ही कार्यक्रम प्रमुख हैं, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जल की बचत, जल के उपयोग को व्यवस्थित करना, पॉइंट नोट कर लो क्या क्या है, जल की एक तो बचत करना, उपयोग को व्यवस्थित करना, वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संरक्षित करना, ये सब इसके मुख्य बिंदु हैं। इसके लक्ष्य रखा गए,
इन प्राकृतिक स्रोतों को स्थानीय स्तर पर पुनर्विकसित किया जाए, इनका सिंचाई व अन्य कार्यों में उपयोग किया जाए। स्थानीय स्तर पर वर्षा जल, भूजल का उपयोग किया जाए, जिससे भविष्य में स्थानीय स्तर पर जल की उपलब्धता बनी रहे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जल को बचाया जाए। इसके लिए जन जागरूकता है, हमें इसको सोचना पड़ेगा, एक एक बूंद को बचाना पड़ेगा। और माध्यम कोई भी हो, चाहे हम परंपरागत स्रोतों को अपनाएं या कोई भी तरीके से, हमें जल को बचाना है। अब जिक्र कर रहे हैं हम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का। इसके ऊपर भी एक 3 नंबर का प्रश्न बनता है, निबंधात्मक आ जाता है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना केंद्र सरकार की तो क्या थी, जल क्रांति योजना अभियान, और राजस्थान सरकार का क्या है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। तो आप यहाँ पेंसिल से लिख लें, यह योजना कब प्रारंभ की, ये 2016 में प्रारंभ की गई। कहाँ की गई थी, प्रतापगढ़ में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रतापगढ़ एक नया जिला है। और कब की गई योजना, 2016 में प्रारंभ की। तो राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, ये जल स्वावलंबन योजना है। आप देख रहे हैं, खड़ीन का जिक्र अपने किया, स्वावलंबन ये पढ़ लिया पेज नंबर 114 पे। अभी आपने सुना, उसी का ये पृष्ठ है, आप इसको भली बात ही देख लें। इसके बाद मैं चल रहा हूँ पेज नंबर 115 पे, जिस पे हम जिक्र करेंगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जो 2016 में प्रारंभ की गई। इस योजना में ग्रामीण स्तर पर जल संरक्षण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाहों के सहयोग से जल प्रबंधन पर आत्मनिर्भर बनना। इस योजना में भूजल स्तर में वृद्धि व गुणात्मकता में सुधार, साथ के साथ स्थानीय स्रोतों जैसे कुएं, तालाब, नाड़ी लुप्त हो रहे जल, इनको भी बचाना है। जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य करना है। पंचायत स्तर पर नाड़ियाँ हैं, तालाब है, कुएं की खुदाई है, दीवार को ठीक करने का कार्य करना है। जल स्रोतों से जल प्राप्ति क्षेत्रों में आने वाले अवरोधों को हटाना है। देखो, यहाँ पर हम वही सारे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो परंपरागत स्रोत थे वो कहीं ना कहीं बंद हो गए, बावड़ियाँ ख़त्म हो गई, मिट्टी से तहस नहस हो गई, उसको बचाना है। एनीकट टूट गए, बांध टूट गए, तालाब में मिट्टी भर गई, ठीक है, नाड़ियाँ खराब हो गई, ये सारी चीज़ों को हमें पुनर्जीवित करना है। तो इसीलिए तो ये सारे कार्यक्रम चलाए गए, और मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, जल संसाधन को बचाना है। तो पंचायत स्तर पर नाड़ियाँ हैं, तालाब में कुएं की खुदाई है, दीवार को ठीक कराना है, दुरुस्त करवाने का कार्य है। इस कार्यक्रम में सभी की मदद ली गई। गैर सरकारी संगठन है, भामाशाह है, धार्मिक ट्रस्ट है, अप्रवासी भारतीय, बाहर से आने वाले लोगों से पैसा लिया गया, स्थानीय ग्रामीणों से भी चंदा लिया गया, भागीदारी बनाई गई। और आप देख रहे हैं, नरेगा में आपके गांव में छोटे बड़े काम करते रहते हैं, तो वो ये सभी कार्यों में जुटे रहते हैं। इसमें डीप कंटिन्यूअस कंटूर ड्रेनेज बनाए गए, ट्रेंचेज, ये क्या है, डीप कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंचेज बनाए गए, स्ट्रैंगर्ड बनाए गए, और फार्म पॉन्ड बनाए गए, मिनी पर्कुलेशन टैंक बनाए गए, संकन गलीपिट बनाया गया, खड़ीन बनाया गया। ये कुछ चीज़ें हैं। देखो, डीप कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंचेस, डीप कंटिन्यूअस लगातार कंटूर गोलाकार भूमियों का ट्रेंच बनाया गया जिसमें आके पानी आ जाए। फार्म पॉन्ड बनाए गए, मिनी पर्कुलेशन टैंक बनाए गए। मिनी मतलब छोटा, पर्कुलेशन मतलब बूंद बूंद करके उस टैंक में पानी आकर जमा हो जाए। ऐसे पिट बनाए गए, पिट मतलब गड्ढा होता है। खड़ीन है, जोहड़ है, टाका। तो श्रृंखलाबद्ध रूप से छोटे छोटे एनीकट मिट्टी के चेक डैम बनाए गए। ये सब है कि पानी को हम किस तरीके से रोका जा सके, रोक सके। अलावा माइनर इरिगेशन टैंक बनाए गए, इरिगेशन का मतलब सिंचाई के लिए टैंक बनाए गए, उनकी मरम्मत करवाई गई। नवीनीकरण कराएगा, सुदृढ़ीकरण कराएगा, जल स्रोतों को जोड़ने का कार्य करा गया। चरागार भूमि को विकसित किया गया, वृक्षारोपण करवाए गए, कृत्रिम भूजल संभरण करवाया गया। ये तो कई सारे कार्यक्रम हैं जिनके साथ साथ हमने ग्रामीणों का भी सहयोग लिया। और गांव में आप देख रहे हो जल स्रोतों को किस तरीके से संरक्षित करते करते लोग प्रति जागरूक हैं बहुत ज़्यादा, और उसका प्रचार प्रसार किया गया है। ये नुक्कड़ नाटक करवाए, मेले करवाए, रैलियाँ करवाई। तो ये सभी के माध्यम से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को पुरजोर से राजस्थान में फैलाया गया। 2016 में शुरू की गई थी।
परंपरागत स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए ये योजना चलाई गई। भामाशाहों से योगदान लिया गया, आपने पढ़ा। जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, नाटक किए गए, नुक्कड़ नाटक, मेले, रैलियाँ निकाली गई। तो कुल मिलाकर ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। अब हम एक रिवीजन मार लेते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा उसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या पढ़े हमने। पृथ्वी पर केवल 0.33% जल ही मानव के पेयजल, सिंचाई व आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोगी है। जल प्रबंधन में जल के वितरण, विकास व सुव्यवस्थित उपयोग के लिए की गई तकनीक, योजनाएं सम्मिलित होती हैं जो जल की मांग व पूर्ति के सामंजस्य स्थापित करती हैं। जल संरक्षण में वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संग्रहित करने के लिए अपनाई गई तकनीक व विधियां शामिल होती हैं। जल संरक्षण में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमने पढ़ा, उसको तकनीक है, विधियां हैं, भाई पानी को बचाना है। एक जल स्वावलंबन पड़ा, भूजल का स्तर, जल को स्थानीय स्तर पर जल का प्रबंधन करना, लोगों से मेल जोल करके, जल स्वावलंबन। बागड़ा नांगल को पढ़ा हमने। गुरुत्व बांध है भाई, सबसे ऊँचा है, 518 मीटर लंबा है, 226 मीटर ऊंचा है, सीमेंट व कंक्रीट निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध है ये भाई, गुरुत्व बांध कहलाता है। हीराकुड का हमने पढ़ा, विश्व का सबसे लंबा बांध है, 4801 मीटर लंबा है, 4.81 किलोमीटर हमने पढ़ा इसको। और ये एक झील है, 810 मीटर का रोटेशन में संचित होता है यहाँ पर, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था, भारत के आधुनिक भारत के मंदिर बताया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना। पिकअप के बारे में पढ़ा। पिकअप क्या करती है, पिकअप बांध विभिन्न बांधों से छोड़े जाने वाले पानी को रोककर कार्य करता है और बाद में समान रूप से वितरित कर देता है। पानी आता है, रोक लिया, बाद में बांट दिया। बैराज, इस पे भी सवाल अभी पूछा जाएगा। बैराज से तात्पर्य क्या है, सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाता है। हरिके बैराज, कोटा बैराज पढ़ा हमने, कोटा बैराज 1960 में बनाया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसके बारे में अपने पढ़ा। एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है, 649 किलोमीटर लंबी है। पाचना करौली का गुड़ाल गांव में 5 नदियां, बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसावट, अटा संगम पर मिट्टी का बना बांध है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। खड़ीन है, खड़ीन जल संरक्षण का है, प्रबंधन की एक अच्छी तकनीक है जो कृषि, पेयजल वगैरह के लिए काम में आती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई ये सबसे प्रसिद्ध है खड़ीन, इसको याद रखेंगे। जोहड़ शेखावटी में है। सीकर, झुंझुनू व चूरू में जल संग्रहण का तरीका है जोहड़। जल स्वावलंबन अभी हमने पढ़ा आपको। राजस्थान एक भारत सरकार की जल क्रांति अभियान और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2016 प्रतापगढ़। अब प्यारे बच्चों चलते हैं अभ्यास की तरफ। जो पढ़ा उसको बारी बारी से देख लेते हैं, क्या याद किया क्या नहीं किया आप लोगों ने, समझा उस चीज़ को। आ जाओ अब मेरे साथ। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में जल प्रबंधन क्या है, जल का समुचित वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना, संरक्षण करना कि आने वाली पीढ़ियां उसको यथाउचित समय से काम में ले सके, ठीक है। उसके बुद्धिमत्तापूर्ण उसका प्रयोग करना। भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर अभी पढ़ा आपने, इंदिरा गांधी नहर 649 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है भाई, हीराकुड है। कौन सी नदी पर, महानदी पर। कितना लंबा है भाई, 4801 किलोमीटर लंबा है, 61 मीटर ऊंचा है। कहाँ है भाई, उड़ीसा में। बैराज क्या है, अभी बताया था। बैराज क्या है भाई, सिंचाई, जहाँ सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाता है, जैसे हरिका बैराज और आपका कोटा का बैराज, ठीक है, याद रख लेना। राजस्थान में जल संरक्षण हेतु टांके का निर्माण किन किन क्षेत्रों में किया गया है, टांका आप देख ले, टांके कहाँ कहाँ बनाए गए हैं भाई। जैसलमेर, खासकर पश्चिमी राजस्थान में जिक्र हुआ था, वहाँ पर टांकों का निर्माण किया गया है, खासकर पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान याद रखेंगे आप, टांके बनाए गए पश्चिमी राजस्थान। गढ़ीसर व गजरूप साहब किस जिले में प्रसिद्ध है भाई, जैसलमेर में, अभी पढ़ा हमने। राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी बहुउद्देश्य, माही बजाज, माही बजाज पढ़ी आपने, शाबाश। बांसवाड़ा डूंगरपुर की। मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है भाई, पांचना बांध है, 5 नदियों बताई थी अभी आपको, जिक्र किया था मैंने। बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसावट और अट्टा के संगम पर मिट्टी का बना बांध कहाँ पर है, करौली के अंदर है, के गुडला गांव के समीप। 5 नदियां याद रखना, मिट्टी का बना बांध 5 नदी याद रहेगा। आ जाओ अब नीचे लघुतरात्मक प्रश्नों पर। भारत में कौन सी परियोजनाओं का संचालन राज्यों व केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है,
तो कौन सी परियोजनाएं हैं संचालन राज्य और, तो यहाँ पर देखो मिली जुली परियोजनाएं हैं, जैसे खासकर बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती हैं जो केंद्र सरकार के अधीन होती हैं, विशेष रूप केंद्र से फंड आता है। बाकी कुछ छोटी परियोजनाएं होती हैं, जाखम वगैरह हमने देखी, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। और विशेष रूप से बहुउद्देशीय परियोजनाएं सारी की सारी किसके, केंद्र के अधीन, केंद्र सरकार से उसको पैसा मिलता है हमें। जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों हुई, जल के संरक्षण के लिए। भाई जब उपलब्ध परंपरागत स्रोत थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, विहीन हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, तो जोगों में जन क्रांति लाई गई, जन के प्रति जागरूकता लाई गई, इसलिए जल स्वावलंबन की आवश्यकता महसूस की गई। बावड़ी क्या है, अभी हमने पढ़ा बावड़ी क्या है, पानी को रोकना है, संचित करना है, उसके लिए बावड़ियाँ बनाई गई। कहाँ कहाँ बनाई गई, आपने पढ़ा बावड़ियाँ कहाँ कहाँ बनाई गई। बावड़ियों का हमने जिक्र किया, चतुष्कोण थी, वर्तुलाकार की थी, निर्मित जल स्रोत थे, ईंटों से बनाई गई। आबानेरी की बावड़ी है। बूंदी का जिक्र किया, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। तो बावड़ियों का अपना ही जिक्र है, सेठों ने बनाई, साहूकारों ने बनवाई। खड़ीन क्या है, बालीवाल ब्राह्मणों का अभी हमने जिक्र किया। खड़ीन किस तरीके से जल संरक्षण का सबसे वैज्ञानिक माध्यम है, जैसलमेर में पालीमार ब्राह्मणों के द्वारा कृषि, पेयजल वगैरह सबके लिए उपयोग किया जाता है। पूरे वर्ष भर 2 फसलें भी तैयार करते थे, रबी व खरीफ की दोनों फसलें पैदा कर लेते थे। किनारों पर सीपेज होता था, सिंचाई के रूप में काम में, तो पीने के भी काम में लेते थे। इसके किनारों पर, आघोरों पर बनी बेरियों में ग्रीष्मकाल में पेयजल के रूप में भी काम में लेते थे ये। भागड़ा नांगल परियोजना का वर्णन आप कर दोगे। बहुउद्देशीय परियोजना, भागड़ा अलग है, नांगल अलग है। कब शुरू की, 48 में शुरू गई, और कब पूरी हो गई थी ये योजना 1948 में तो शुरू की गई और 63 में पूर्ण हो गई थी, देश को समर्पित कर दी थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सतलज यमुना के मध्यवर्ती भाग से निकाली गई। तो जल विद्युत जलापूर्ति आर्थिक विकास इसका मुख्य है। 2 बांध बनाए गए, पंजाब के अंबाला में बनाया गया। पहला बांध भागड़ा नांगल है, 518 मीटर ऊंचा, 226 मीटर 518 मीटर लंबा है, 226 मीटर ऊंचा है। दूसरा भागड़ा बांध 13 किलोमीटर नीचे नांगल स्थान पर बनाया गया। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे। पेज नंबर मैं बता देता हूँ जिस पे इसका उत्तर है, 107 पर उत्तर है, आप इसको देख लेंगे। इसके बाद नीचे आप सभी इन सवालों को कर सके। राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक को क्यों अपनाया गया। राजस्थान क्योंकि परंपरागत रूप से मानसून है। भाई मानसून में कितनी वर्षा होती है, असामयिक निश्चित होती है, तो खासकर जो परंपरागत स्रोत हैं उनके माध्यम से भी जल को हम बचा सकते हैं। इसलिए ये खड़ीन है, जोहड़ है, बावड़ियाँ हैं, टाँका है, कांटा है, इनके माध्यम से, नाड़ी है, इनके माध्यम से इसको बचाया जा सकता है। जो अलग अलग योजनाएं चलाई गई। बीसलपुर परियोजना पर प्रकाश डाल देंगे। टोंक की योजना है और प्रमुख रूप से जयपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, जिनको जल स्रोत इसको उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, प्रमुख निबंधात्मक प्रश्नों में आप इन सभी पे नज़र डाल लेंगे। राजस्थान में जल संरक्षण की विधियों के रूप में वर्णन कीजिए। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वर्णन अभी बता दिया आपको, सबसे लंबी नहर है, पूरा इसमें लिखेंगे, इसको ढंग से याद करेंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के बारे में लास्ट में अभी अपन ने पढ़ा, पेज नंबर 114 और 15 के ऊपर इसका जिक्र, आप इसको याद करेंगे। राजस्थान सरकार की किन्हीं 2, भारत सरकार की किन्हीं 2 परियोजनाओं का जिक्र आप कर सकते हैं, प्रमुख परियोजनाओं का। ठीक है, कौन कौन सी है, जैसे जल क्रांति परियोजना है, इसमें आप भागड़ा नांगल के बारे में भी जिक्र कर सकते हैं इन सभी का। तो इस हिसाब से आज हमने ये पाठ पूरा कर दिया। अब जाते जाते जो भी समस्या आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। आप कोई सवाल है आपका, जो बात समझ नहीं आई, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार। नए पाठ में फिर मिलेंगे आप लोगों से। जय हिंद।